AM GM और HM की असमीकाएं। AM GM और HM की असमीकाएं। अब हमें आज बात करनी है इस पार्ट पर कि AM GM और HM की असमीकाओं को कैसे हल करना है, सवाल कैसा बनेगा, उसको कैसे यूज करना है और उसके लिए क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता होती है। और ये बहुत यूज होने वाला है। जैसे ही आप फंक्शन में जाएंगे तो रेंज निकालने में भी इसका भी बहुत काम आएगा। हम लोगों ने त्रिकोणमिति की जहां बात करी थी वहां मैंने आपको क्या बोला था कि रेंज निकालने का एक मेथड और है, वो है AM GM का इस्तेमाल करते हुए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद जाकर के हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी अपने पास वो टॉपिक आ गया जिसको हमें एंड करना है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहली बात कि AM GM HM के बारे में बात करनी है। तो मैंने कहा माना दो धनात्मक अंक, माना दो धनात्मक अंक A व B है, तब इन दोनों अंकों का जो समांतर माध्य होता है यानी अर्थमेटिकल मीन होता है, वो हम बोलते हैं क्या कि सर एवरेजिंग होती है बेसिकली। और आप जो इसको ऐसे लिख सकते हैं A+B/2, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं दोनों का जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, वो ज्योमेट्रिकल मीन क्या आता है बेटा, इसका √AB आता है, ठीक है। और इनका जो HM निकल के आएगा हार्मोनिकल मीन, वो आप क्या कहते थे, हार्मोनिकल मीन आएगा इनका 2AB/A+B। अच्छा, अब इस हार्मोनिकल मीन को मैं कुछ और तरीके से अरेंज करके दिखाऊंगा जो हम इसको सवालों में यूज करने वाले हैं। हम इस HM को क्या देखेंगे बेटा, हम इस HM को हर बार इस तरीके से देखेंगे कि 2 अगर AB से भाग लगाया तो देखो नीचे 1/A + 1/B बचेगा। तो हम HM को जो देखते हैं वो ऐसे देखते हैं। रिजल्ट तो ऐसा निकल के आ जाता है, लेकिन हम HM को ऐसे देखेंगे। तो यदि आपको 2 अंक दिए जाएं और आपसे उसका समांतर माध्य पूछा जाए या उसका गुणोत्तर माध्य पूछा जाए या उसका हरात्मक माध्य पूछा जाए, आप कुछ इस तरीके से उसे लिखने वाले हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर है, क्योंकि ये हमने AP GP HP जहां किया था वहां हमने बात कर ली थी बेटा, ठीक है। यदि अब इसी को अपन जनरलाइज कर रहे हैं कि यदि A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, यदि A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, ठीक है। ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूं ना, ये सारी बातें मैं धनात्मक अंकों के लिए कर रहा हूं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऋणात्मक अंकों के अंदर असमीकाएं जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं या उनके बारे में हम वैसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं या जो ये नियम आपको दिखाए जाएंगे, वो सारे के सारे कब होंगे, जब आपका जो नंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए। और मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं अऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू N बिलोंग्स टू R+ है, तब अगर मैं आपसे पूछूं कि AM क्या होगा, अर्थमेटिकल मीन, तो वो अर्थमेटिकल मीन तो आपका एवरेजिंग ही होता है बेटा। यानी जितने अंक आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने अंकों को आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, उन सबको आप जोड़ दें। मान लीजिए N है और भाग में यहां पर जितने अंकों को भाग में लिया गया है, मतलब जितने अंकों को पार्टिसिपेट कराया गया है, उतने अंकों वाले जो है वो नंबर से डिवाइड लगाना है। जैसे मान लीजिए 5 अंक होते हैं, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, सो डिवाइडेड बाय 5। इसका लॉजिक हमें पता है कि अगर वो 5 होते ना तो पहले और आखिरी का जो अर्थमेटिकल मीन है वही सेकंड और फोर्थ का होता, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ का, और वही थर्ड का भी होता है। ऐसे करके अपन को वो बात तो पता है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता, ज्योमेट्रिकल मीन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, इन सबको गुणा करना था, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, और इसमें पावर चढ़ानी थी 1/n, ठीक है। ये भी आई होप आपको याद होगा। HM कैसे लिखेंगे, अब इसका HM जब हम लिखते हैं ना हार्मोनिकल मीन, तो लॉजिक देखो वही है जो समांतर माध्य वाला था, बस यहां पर अब 2 की जगह आएगा n और नीचे आ जाएगा 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + एंड सो ऑन 1/AN। ये आपका क्या हुआ,
अगर आपके अंक एक से मतलब दो से ज्यादा आ जाते हैं ना, मोर देन 2 आ जाते हैं, तो आपको इस तरीके से अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिकल मीन के बारे में बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। हम यहां पर धनात्मक अंकों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हमें इन 3 इनइक्वालिटी पर, हालांकि कुछ और भी इनइक्वालिटीज होती हैं, लेकिन हम उसका, क्योंकि ये इट्स अ टाइम सेवर कोर्स अगेन, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार उसका सवाल आया है तो आया है, आई होप बहुत ज़्यादा उसका सवाल कभी जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में पूछा नहीं गया है कि वेटेड मीन्स होते हैं, और भी 2-3 होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो इन 3 के, और इन 3 पर कैसे सवाल बनाए जाएंगे उन पर चर्चा करेंगे, परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या? फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि अंक धनात्मक हो, यदि अंक धनात्मक हो, तब अर्थमेटिकल मीन, उसको मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूं, ठीक है, अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा उन अंकों के हार्मोनिकल मीन से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल समझो, ठीक है। अब एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको एक अंक मैंने 4 ले लिया और एक अंक मैंने 6 ले लिया, है ना, तो इसका अर्थमेटिकल मीन क्या होगा? अर्थमेटिकल मीन आप जब निकालोगे तो बेटा आएगा 10/2, है ना, ये आपका आ जाएगा 5। फिर मैंने जीएम निकाला तो जीएम इसका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 24। अब अंडर रूट का 24 जो भी होगा वो 4 पॉइंट कुछ होगा बेटा, ये 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 25 पर 5 आता, 24 है इसका मतलब 4 कुछ होगा ये, और ये छोटा हो गया। और जब आप उसका हार्मोनिकल मीन निकालोगे तो आपका आएगा 2/1/4 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये एलसीएम आपको दे देगा 12, जो कि ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 24, 12 से यहां आएगा 3 प्लस 2, तो ये आएगा 24/5। अब 24/5 जो होगा वो आपका कितना होगा? 4.8 होगा। ये वाली वैल्यू 4.9 के आसपास आ जाएगी। तो यानी कि आपका जो एएम है वो सबसे बड़ा है, ज्योमेट्रिकल मीन उससे छोटा आएगा, और सबसे छोटा क्या आएगा? हार्मोनिकल मीन आएगा, यदि अंक धनात्मक हो तब। ठीक है, यहां पर दूसरा पॉइंट, दिए गए अंकों का अर्थमेटिकल मीन बराबर ज्योमेट्रिकल मीन बराबर हार्मोनिकल मीन तभी संभव है जब भाग लेने वाले समस्त अंक समान हो। भाग लेने वाले समस्त अंक क्या हो? समान हो। ठीक है, भाग लेने वाले समस्त अंक क्या हो? समान हो। अगर आपके नंबर जो आप पार्टिसिपेट करवा रहे हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में आपका अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होगा और ज्योमेट्रिकल मीन हार्मोनिकल मीन के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपके दिए मैंने अंक 2, 2, 2, 2 और 2, मान लो ये दे दिया मैंने, 5 अंक दिए, पांचों के पांचों ही 2 दिए। मैंने कहा बताओ इसका अर्थमेटिकल मीन क्या होगा? तो आपने इसका अर्थमेटिकल मीन निकालने के लिए क्या करना है? 2 + 2 + 2 + 2 और बटे में 5 लगाना है, आपको 2 ही मिल जाएगा। आप जब इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालोगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर में 5 आएगा, ये भी 2 निकल के आ जाएगा। और जब आप हार्मोनिकल में निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपको 5 लिखना है और नीचे आ जाएगा 1/2 + 1/2
प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, तो 98 कितनी बार जोड़ी? 5 बार जोड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास आ गए 5/2, है ना। अगर 50 पैसे की सिक्के आप 5 बार जोड़ोगे ना तो 2.5 रुपया ही बनेगा, और ऊपर 5 बैठा हुआ है तो बेसिकली 2 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकली कभी कभार ऐसे भी सोच लिया करो, कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान दिखेगी। ठीक है, और पैसे में हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। 2 2 2 आ गया, ठीक बात है। अब क्या हुआ हमारा? ये तीनों ही नंबर सेम आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थमेटिकल मीन जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन जो है और वो हार्मोनिकल मीन, ये इस केस में बराबर आएंगे। तो अगर आप वहां पर देखते हैं कि अर्थमेटिकल मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन है और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिकल मीन है, तो समानता यानी इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपके नंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हो और वो इक्वल आ रहे हो, नंबर्स आर इक्वल। इफ द नंबर्स आर इक्वल तो हम बोलेंगे कि अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल्स टू हार्मोनिकल मीन। ठीक है, इसके बाद चले आगे, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहता है? फर्स्ट हो गया हमारा धनात्मक, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यदि दिए गए अंक समान न हो, दिए गए अंक समान न हो, तब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आई थिंक जी स्क्वायर बराबर ए एच करो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लिख लो इसको, सॉरी। यदि दिए गए अंक धनात्मक हो, यदि दिए गए अंक क्या हो? धनात्मक हो, तब यदि दिए गए अंक धनात्मक हो तब उनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है ना, यानी जी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए एच आएगा। ये बात हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, जी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए एच होगा। ठीक है, तो यदि दिए गए अंक धनात्मक हो तब उनका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्या होगा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा, यानी जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए एच आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जी स्क्वायर बराबर एच, आई होप अपन ने इसको पहले भी प्रूफ किया है। आगे अपन इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए 2 अंक अपन को दिए गए ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने कहा आपको 2 अंक मैंने दिए हैं, एक लिया मैंने ए और एक लिया बी, है ना। इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन जब मैं निकालूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? a प्लस बी बाई 2 मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मीन जब निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ ए बी मिलेगा। और हार्मोनिकल मीन जब निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b मिलेगा। अब ये 3 तो आपको मिल गए। मैंने क्या बोला कि आपका जो जी स्क्वायर है ना वो एच के बराबर होगा, और ए जी एच जो है, ए जी और एच जो है ये आपका जीपी बना लेगा। अब ये कैसे बनाएगा उसको देखो बेटा। जी कहां है आपका? रूट ए बी है ना, तो जी स्क्वायर बराबर ए एच होना चाहिए। अब जी स्क्वायर बराबर ए एच होने का मतलब क्या हुआ? आपको ए बी बराबर ए इंटू एच, ए इंटू एच का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी बाई 2 इंटू, और यहां आपके पास आएगा 2ab बाय, और a प्लस बी आएगा बेटा। तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कटा, 2 से 2 कटा, तो आपको ab बराबर ab मिल गया। तो हम ये जानते हैं कि a g h जो होते हैं किन्हीं भी अंकों के, वो हमेशा क्या होंगे? हार्मोनिकल मीन बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने बोला हम क्या 2 अंक ले लेते हैं, कोई से भी अंक 2 अंक ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया आपको
2 और 8, मान लीजिए 2 अंक लिए है ना एग्जाम्पल के तौर पे, 2 और 8 लिया, दोनों अलग अलग है ना। अब अगर आपने दोनों अलग अलग लिए तो इनका अर्थमेटिकल मीन कितना निकलेगा, इनका अर्थमेटिकल निकल के आएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 8 और 2 2 10, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीन जब निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 × 8 आएगा, यानी 16, 16 का रूट कितना हो गया आपके पास, 4 आ गया, ठीक बात है। अब जब इसका हार्मोनिकल मीन निकालोगे बेटा तो हार्मोनिकल मीन कितना आएगा, 2 और यहां आएगा 1/2 + 1/8, ठीक है। अब 1/2 + 1/8 का लॉजिक क्या हुआ, ये 8 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आकर के 16 बनेगा, यहां आएगा 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16/5 बन गया। अब आप देखो कि अपन ने g² बोला है ना, तो g² का मतलब 16 बराबर ये आपका g² बराबर AH, A कितना 5 और H कितना है 16/5। तो आपका जो आंसर आ गया वो बिल्कुल मैच करा के गया है ना। अब मान लो कि अंक समान ही ले लेते हैं आप, एग्जाम्पल में मान लो आपने अंक क्या है समान ले लिया, इसको अपन बीच में पार्टीशन कर देते हैं। मैंने एग्जाम्पल में क्या करा, अंक समान ले लो, मैंने कहा 4 4 और 4 है, ठीक है। अब इसका अर्थमेटिकल मीन बताओ, तो अर्थमेटिकल मीन आएगा 4 4 8 4 12/3 यानी 4। ज्योमेट्रिकल मीन आएगा 4 चौक 16 चौक 64, 64 की पावर में 1/3 यानी फिर से 4, और h भी कितना आएगा बेटा आपका, वो भी 4 ही आएगा। ये तो कंडीशन थी बराबर होने का। और अगर अब आप g² करोगे ना तो वो ah के ही बराबर आ रहा है, यानी 16 = 16 आ रहा है। तो हर केस में, ठीक है ना, हर केस में आपका जो अर्थमेटिकल, ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिकल मीन जो है वो क्या रिलेशन बनाता है, वो खुद से जीपी बना लेते हैं, ठीक बात है। ये पॉइंट अपना क्लियर हुआ, आई होप, ठीक। चलिए अब अपन इस पर कुछ सवाल करते हैं और कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि यदि x > 0 है, x का मान मैंने क्या बोला है, यदि x > 0 है, ठीक है, तब x + 1/x का परिसर ज्ञात करें, x + 1/x का परिसर ज्ञात करें। और ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, ये याद रखना बेटा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि अपन को ये रिजल्ट बहुत बार यूज करना है। तो अपना क्वेश्चन आया यदि x > 0 है तब x + 1/x का परिसर हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन जब हम बात करेंगे ना तो देखो x पॉजिटिव दे ही दिया है, तो मैं ये जानता हूं कि अगर ऐसा है तो आपका अर्थमेटिकल मीन जो होगा वो > ज्योमेट्रिकल मीन होगा। am जो होता है वो वास्तविकता में > ज्योमेट्रिकल मीन होता है। बराबरी तभी संभव है जब भाग लेने वाले अंक समान हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब am > gm का मतलब क्या हुआ, आपने इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन, अब यहां ढूंढो कि अर्थमेटिकल मीन लगाना किसमें। जो आप कहते हो ना कि सवाल में कैसे सोचेंगे हम सर, तो सवाल में सोचने के लिए पहले ये देखो कि अंक कौन से भाग ले रहे हैं। यहां आपको क्या दिख रहा है, x + 1/x दिख रहा है। तो अगर आपको x + 1/x दिख रहा है, इसका मतलब 2 अंक यहां पर भाग ले रहे हैं, एक है x और एक है 1/x। अब x और 1/x अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले x और 1/x में अर्थमेटिकल मीन लगाना है। तो आप बोलोगे x + 1/x/2। अब x + 1/x/2 आपने मान लिया, ये क्या है, x और 1/x का समांतर माध्य है, और ये > आएगा ज्योमेट्रिकल मीन से। ज्योमेट्रिकल मीन आएगा अंडर रूट के अंदर x × 1/x। सही बात, ये x और ये x कट जाएगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, x + 1/x/2 > और क्योंकि आपने x धनात्मक बोला था तो ये और ये कट जाएंगे बेटा, तो यहां 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर x + 1/x का जो मान है वो > 2 है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि y जो, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि x + 1/x का परिसर, x + 1/x का परिसर क्या होगा, 2 से लेके अनंत होगा, 2 से लेके अनंत होगा। कब होगा, जब x कैसा हो, धनात्मक हो।
अच्छा, केस बोलते कि मान लो x ऋणात्मक हो जाता, दोनों x ऋणात्मक हो जाते, तो क्या होता? अगर दोनों, मतलब बेसिकली अपन ये बोल देते हैं यहां पर कि आपका x लेस देन 0 है। मैं यहीं पर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे ना। मैंने कहा x लेस देन 0 होता तो अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला लॉजिक अगर यूज करते तो आप बोलते कि x प्लस 1/x/2 जो होता। अब देखो x और 1/x दोनों अपने आप में कैसे हैं भाई? अगर x ऋणात्मक है तो x प्लस 1/x भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब अगर x प्लस 1/x आपका ऋणात्मक आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो आप बोलोगे अंडर रूट x इंटू 1/x। अब x इंटू 1/x में से तो x और x कट गया। अच्छा, दोनों ऋणात्मक थे तो ये तो रूट परिभाषित हो गया ना भाई, x ऋणात्मक था और ये भी x ऋणात्मक था, तो वास्तविकता में देखा जाए तो ओवरऑल वो कैसा था? धनात्मक था। तो x और x काट के यहां 1 बचा। लेकिन ये जो संख्या है ये स्वतः क्या है? खुद से नेगेटिव है। अगर ये खुद से नेगेटिव है तो आप इसको बोलोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1/x जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो आ रहा है, मगर ये क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव। तो अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो दोनों तरफ क्या लगाओगे? माइनस साइन लगा दोगे। माइनस साइन लगाओगे तो आपका जो ये x प्लस 1/x का ओवरऑल है, देखो यहां क्या हुआ होगा, ऐसे मान लो कि ये x नेगेटिव था ना, तो आप यहां पर ऐसा कर लो चाहो तो समझने के लिए, x की जगह -3 रख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आपने कहा x कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, अगर आपने बोला x ऋणात्मक है तो हमने x की जगह -3 रखा। अब क्या होगा? t धनात्मक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? t धनात्मक हो गया, क्योंकि t धनात्मक होगा तभी तो x ऋणात्मक होगा। लॉजिकली बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो x है, ये जो x है इसकी जगह पर चुपचाप से t चिपका दे रहे हैं। ये लो t चिपका दिया। यहां पर भी फिर क्या आएगा? यहां t आएगा। और अब आप समांतर माध्य को ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन बोल सकते हो, क्योंकि t वास्तविकता में कैसा है? t धनात्मक है और ये सब्स्टिट्यूशन था। x की जगह हमने -1/t रखा, x की जगह -t रखा। तो हमको अब ये मालूम है कि हम अगर t पॉजिटिव है तो t प्लस 1/2 को ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा करेंगे तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? t आ जाएगा। यहां पर भी t आ जाएगा और आप ये बोल पाओगे कि t प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बोलो यहां तक की बात क्लियर? अच्छा, अब t है क्या आपका? t आपका -x था, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। अब तो आपका क्या आ जाएगा? -x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो x प्लस 1/x का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1/x वाला जो फॉर्मेट है, x प्लस 1/x का परिसर क्या होगा? ये होगा -∞ से -2। ठीक है, कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। और इसके लिए भी हमने समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की जो असमीका है उसी का ही प्रयोग किया। बस ये ध्यान रखा कि लगाऊंगा ये कंडीशन में तभी जब मैं अपने t को पॉजिटिव बनाऊंगा, यानी जब भी मैंने t को पॉजिटिव, यानी जो भी अंक मेरा भाग ले रहा है जब तक वो धनात्मक नहीं है तब तक मैं अरिथमेटिकल मीन को ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो मैंने पहले क्या करा? सब्स्टिट्यूट करा, उससे मेरा t पॉजिटिव आया। फिर मैंने t प्लस 1/t के लिए अरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन लगाया, उससे मुझे वही रिजल्ट मिल गया, t प्लस 1/t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जब t का मान वापस से मैंने x के रूप में परिवर्तित किया तो उसने कहा x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, तो इसका परिसर आ गया। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि आपको एक फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना है, क्या? कि यदि f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x के रूप में कोई फलन दिया गया हो, कोई फलन दिया गया हो, कोई फलन दिया गया हो, तब यदि कोई फलन आपको दिया गया हो तब क्या होगा? तब उसका परिसर क्या होगा? उसका परिसर होगा 2 से अनंत। कब? जब f ऑफ x ग्रेटर देन 0 व माइनस अनंत से -2 जब f ऑफ x लेस देन 0 हो। बेटा
यह बात आपको अब ध्यान रखनी है। t प्लस 1/t का फॉर्मेट कहीं पर भी आ गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने आपसे बोला कि y बराबर e की पावर x प्लस 1/e की पावर x है, बताओ इसका परिसर क्या होगा। तो क्या ये t प्लस 1/t का फॉर्म है? यस, ये t प्लस 1/t का फॉर्म है। दूसरा, e की पावर x का मान हमेशा धनात्मक होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का कोई भी मान आप एक्सपोनेंशियल में रखेंगे, e की पावर x तो हमेशा आपको क्या देने वाला है? धनात्मक मान देने वाला है। तो e की पावर x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये पॉजिटिव हुआ, और ये फॉर्मेट कौन सा है? f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x का है। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी रेंज आएगी, जो मेरा परिसर आएगा, वो क्या होगा? y बिलोंग्स टू 2 से लेके और इंफिनिटी होगा। ये बात समझ लेना कि ये क्या होगा? 2 से लेके इंफिनिटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात, ठीक है। अच्छा, ये जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है 2, ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब आपका am बराबर gm होता, तभी तो आप 2 निकाल पाते। भाई अगर am बराबर gm होता तो यहां पर भी बराबर लगा होता, तो आपका x प्लस 1/x 2 के बराबर होता। तो ये तभी संभव है जब आपके ये दोनों अंक क्या हो? बराबर हो। तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं? और रेंज का सबसे न्यूनतम मान, रेंज का सबसे न्यूनतम मान, रेंज का सबसे न्यूनतम मान e की पावर x बराबर 1/e की पावर x का हल होगा, का हल होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा e की पावर 2x बराबर 1, तो यहां से आपको x बराबर 0 मिलेगा। तो जब x बराबर 0 रखोगे तो ही आपको 2 मिलेगा, बाकी आप कुछ भी रख दें वहां पर कभी 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ा ही मान आएगा। तो ये लॉजिक, पहला जो लॉजिक है वो हमारा क्लियर हुआ कि अगर आपको कभी भी फॉर्मेट t प्लस 1/t का मिल जाए और आपको देखना होगा कि उसका परिसर क्या होगा, तब उसके परिसर में टेंशन नहीं है, या तो वो 2 से अनंत होगा या वो माइनस अनंत से -2 होगा। कब? जो t है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा अब हो गया क्लियर। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं साइन x प्लस कॉसेक x की रेंज बताओ, किसकी? साइन x प्लस कॉसेक x की रेंज। तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है साइन x प्लस कॉसेक x की रेंज बताना। भाई साइन x प्लस कॉसेक x का मतलब क्या हुआ? साइन x प्लस 1/साइन x। अब साइन x का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, मतलब साइन x का मान 0 से 1 भी हो सकता है और साइन x का मान -1 से 0 भी हो सकता है। 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉसेक x बैठा हुआ है, तो कॉसेक x को 0 नहीं दे सकते हम, है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाके गड़बड़ कर देगा। तो आपसे अगर परिसर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर या तो इसका मान 2 से अनंत होगा या इसका मान माइनस अनंत से -2 होने वाला है। ये -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोच ले और ये फॉर्मेट हमेशा याद रखें कि साइन x प्लस कॉसेक x की जब भी बात की जाएगी तो आपको अब या किसी भी ऐसे फॉर्मेट में जिसमें t प्लस 1/t की बात की जाएगी तो आप उसका रेंज निकालने में अब सक्षम है, यानी आगे कहीं भी सवाल आएगा तो आपको गड़बड़ नहीं होगी आपसे। ठीक है, अच्छा, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसी में, इनइक्वालिटीज के अंदर। इनइक्वालिटी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि am का न्यूनतम मान, am का न्यूनतम मान gm होगा। ठीक है, gm का न्यूनतम मान, gm का न्यूनतम मान hm होगा और hm का कोई न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है ना, तो am का जो न्यूनतम मान है वो gm है और gm का जो न्यूनतम मान है वो hm होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, hm का 2 अंकों का जो भी आप hm निकालोगे तो hm का अधिकतम संभव मान, अधिकतम संभव मान, hm का अधिकतम संभव मान gm व gm का अधिकतम
संभव मान am होगा। ठीक है ना, ये तो लॉजिकली आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g है, तो g का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? a, क्योंकि a से बड़ा वो हो नहीं सकता, a तक ही जा सकता है, तो g का सबसे अधिक संभावित मान क्या है? वो a है। और a g से छोटा नहीं हो सकता, भाई a को जो है वो g से बड़ा है ना, तो a की वैल्यू g से छोटी नहीं हो सकती, तो a का जो न्यूनतम मान आएगा वो कहां आएगा? g आएगा। ऐसे ही आप g और h को देख लो, तो लॉजिकली बिल्कुल सेम है। और आप जो ये बात कर रहे हैं ये तभी संभव होंगे भाई, अगर आपसे मैं बोलूं HM का अधिकतम मान निकालो, तो HM का अधिकतम मान क्या है? GM है। और जो GM आएगा अधिकतम मान, वही AM भी आएगा, क्योंकि अगर आपने कहा कि G बराबर H है, तो ये पॉइंट यहां पर और फटाफट लिख लेते हैं क्या, कि यदि G बराबर H आया मान लो, तब A बराबर G बराबर H ही होगा, यानी कोई सी भी एक इक्वालिटी। ठीक है, आपने बोला यदि A बराबर H आ रहा है साहब, आपने बोला कि सर अर्थमेटिकल मीन और हार्मोनिकल मीन बराबर है, तब का क्या होगा? A बराबर G बराबर H ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इक्वालिटी तभी संभव है जब अंक समान है। आपके पास 10 है, 10 अंक लाए आप, और ये 10 के 10 अंक मान लीजिए एक ही नंबर है, मतलब 10 के 10 नंबरों को अपन ने बोले 3 है, 3 को मैंने 10 बार लिखा, तो आप उसका AM निकालो, उसका GM निकालो, उसका HM निकालो, सब बराबर आएगा। GM और HM बराबर हो गया तो अर्थमेटिकल मीन को भी वही वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि GM और HM बराबर ही तभी हो सकते हैं जब अंक समान है, और अगर अंक समान है तो वो अर्थमेटिकल मीन के बराबर भी आ जाएगा। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल मीन के हिसाब से। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट अपन करते हैं जिसको द्वारा हम सवालों में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन और ले लेते हैं। पॉइंट ये कहता है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि प्रश्न में अंक योग के व गुणन के रूप में लिखा हो, गुणन के रूप में, ठीक है ना, योग के व गुणन के रूप में लिखा हो, योग के व गुणन के रूप में लिखा हो, तब AMGM का ठीक है, प्रयोग करें। यदि अंक के योग व उनके व्युत्क्रम के योग के रूप में लिखा हो, व्युत्क्रम के योग में लिखा हो, तब AM HM का प्रयोग करें। यदि गुणन व व्युत्क्रम के रूप में लिखा हो, व्युत्क्रम के रूप में लिखा हो, तब यदि गुणन व व्युत्क्रम के रूप में लिखा हो, तब GM HM का प्रयोग करें। यानी आपको सवाल को देख करके, उसके फॉर्मेट को देख करके समझना पड़ेगा कि भाई AM GM HM में से कौन सी इनइक्वालिटी का प्रयोग करना है। अगर देखो अंक दिए, उनके योग के रूप में लिखा गया, इसका मतलब यह हुआ कि हमको क्या करना है, AM लगाना है। ये बात क्लियर हुई। अब हमने देखा कहीं पर जिन अंकों का योग किया जा रहा है ना, उनको गुणन के रूप में भी लिया जा रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी के एक साइड में मान लीजिए योग दिया है और दूसरी साइड में मान लीजिए गुणन दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि फिर AM और GM का इस्तेमाल करो। अगर व्युत्क्रम के रूप में लिखा हो तो फिर HM का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
मान लो एग्जाम्पल में मैंने बोला कि x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर प्लस, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर प्लस, ये मैंने बोला ताकि आपका क्या हो, धनात्मक वाली कंडीशन खत्म हो जाए। और मैंने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये मुझे सिद्ध करना है, मान लो, ठीक है, को सिद्ध करें, को सिद्ध करें। अब देखो मैंने जो बोला था ना इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, वो ये था कि अभी तो क्या है, ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक आपका चल रहा है। अब ये टॉपिक जब चलेगा ना, तब तो क्या होगा कि आपकी क्या ना चीजें चमकना चालू रहेगी, आपकी जिंदगी में बड़ा स्वाद रहेगा ना, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार चलता रहेगा, क्योंकि आप क्या है टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वो फटाफट इस पर वर्कआउट करेगा। लेकिन जब ये मान लीजिए एग्जाम में आ गया, तो हमारे क्या है इसमें बैंड बज जाएगी। बैंड क्यों बज जाएगी? कि हमको मैथ्स में ये पता है कि अगर हमको कुछ भी मतलब सॉल्व करना है या मतलब किसी के मान निकालने हैं, तो जितने प्रश्न में अज्ञात राशियां होंगी, जितनी अननोन क्वांटिटीज हैं, हमको उतनी इक्वेशंस चाहिए, या वो अपन को उतना इंफॉर्मेशन या उतना डाटा चाहिए जिससे हम ये कैलकुलेट कर सके। लेकिन यहां पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर प्लस बोला और कहा कि सिद्ध करके दिखाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इसे सिद्ध करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एएमजीएम के बारे में सोचना है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि एएमजीएम का कितना इस्तेमाल होता है। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, यानी आउट ऑफ द शेड्यूल जाकर के मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ली है इसकी, ताकि ये वाला पार्ट अपन अच्छे से समझ पाए बेटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखा, ये तो क्या हो रहा है, अंकों का योग हो रहा है। लेकिन किस अंक का योग हो रहा है? यहां x का योग नहीं हो रहा, y का योग नहीं हो रहा, z का नहीं हो रहा, यहां योग हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो अब जो अंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, और उसमें अर्थमेटिकल मीन का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर। अच्छा, दूसरी तरफ गुणन और योग दोनों दिख रहा है, लेकिन गुणन कितनों का दिख रहा है? मुझे एक्स वाई का गुणन दिख रहा है, मुझे वाई जेड का दिख रहा है और मुझे जेड एक्स का दिख रहा है। अच्छा, ये योग भी दिख गया तो थोड़ी सी गड़बड़ तो हो गई, लेकिन मैं इस बात से तो खुश हूं कि मुझे एक तरफ गुणन वाला फॉर्मेट दिखा किसमें, लेकिन एक्स और वाई में दिखा। तो मैंने कहा चलिए एएमजीएम का प्रयोग करेंगे इसी लॉ से जो हमने सीखा। मैंने कहा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म को ले लेते हैं। मैंने कहा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का जो मान होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई होगा। अगर अपन इसको ऐसे करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो y2 होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है ना? ये रिजल्ट क्या है आपका? ये रिजल्ट आया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करो, वाई जेड के चक्कर में आपको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 भी लिखना पड़ेगा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई जेड आ जाएगा बेटा। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो थर्ड इक्वेशन में आपको एक्स और जेड के बारे में बात करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स और जेड आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब इन तीनों को क्या करें, जोड़ दें, क्योंकि हमको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाना है। तो ये तभी संभव है जब तीनों को जोड़ो। तो जब आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 बोला तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में और कितना 2 एलसीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो यहां से देखो ये 2x स्क्वायर आएगा, 2y स्क्वायर आएगा और 2z स्क्वायर आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस ऑफ जेड एक्स। ये आपका सिद्ध हो गया बाय द हेल्प ऑफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, पर यहां ध्यान क्या रखना
कि ये संभव तभी हो सकता है जब आपके दिमाग में ये क्लिकिंग स्टार्ट हो जाए कि अच्छा अंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां गुणा में है तो मुझे एएम जीएम का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे ना कि एएम जीएम में से क्या लगेगा, एचएम में से क्या लगेगा, तो फिर आपके लिए सवाल शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है इसलिए अभी आपको ये बहुत चीजें आसानी से समझ में आएंगी, लेकिन आपको ये लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा।